हेलो बच्चों, चलो आज साइंस के एक सबसे फंडामेंटल चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम को आसानी से समझते हैं। ये चैप्टर एकदम एक डिटेक्टिव स्टोरी जैसा है जिसमें पजल्स हैं, सरप्राइजेस हैं और इसने ना हमारे आसपास की दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। सो आर यू रेडी? तो हम सबने डाल्टन के बारे में सुना है, राइट? उन्होंने कहा था कि एटम वो सबसे छोटा इनडिविजिबल पार्टिकल है, मतलब उसे और नहीं तोड़ा जा सकता। सिंपल। बट वेट, क्या ये सच था? क्या एटम सच में इनडिविजिबल है? बस यही एक सवाल था जिसने उस टाइम के साइंटिस्ट को परेशान कर दिया था। और इसी सवाल से एक ऐसी खोज शुरू हुई जिसने लिटरली साइंस की हिस्ट्री बदल कर रख दी। तो चलो देखते हैं कि आज हम इस सफर में क्या क्या सीखने वाले हैं। ये है हमारा रोड मैप फॉर टुडे। वील स्टार्ट विद व्हाट्स इनसाइड एन एटम, देन चेक आउट द फर्स्ट मॉडल्स, फिर आएगा रदरफोर्ड के फेमस एक्सपेरिमेंट, उसके बाद बोर्स मॉडल एंड फाइनली हम एटम की आइडेंटिटी और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो सबसे पहला सेक्शन, एटम के अंदर आखिर है क्या? इसका जो पहला हिंट मिला ना, वो किसी फैंसी लेबोरेटरी से नहीं आया। वो आया एक बहुत ही कॉमन डे टू डे एक्सपीरियंस से, जिसे हम सब जानते हैं एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। याद है स्कूल में करते थे, एक प्लास्टिक स्केल लो, अपने ड्राई हेयर पे रब करो और फिर कागज के छोटे छोटे पीसेस के पास ले जाओ, वुश, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग हियर? इसके पीछे का मैजिक है चार्ज्ड पार्टिकल्स। जब दो चीजें रब होती हैं तो उन पर चार्ज आ जाता है, और यही सबसे बड़ा क्लू था कि भाई एटम जैसा डाल्टन ने सोचा था वैसा सिंपल और न्यूट्रल नहीं है, उसके अंदर जरूर कुछ चार्ज चीजें हैं। और बस इसी क्लू से सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज की रेस शुरू हो गई। सबसे पहले जे थॉमसन ने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन को। ये एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल था और इसका मास इतना हल्का, इतना कम कि उसको नेग्लिजिबल मान लिया गया। थोड़ा टाइम पहले गोल्डस्टीन ने एक एक्सपेरिमेंट में कैनाल रेज डिस्कवर की थी, जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड रेडिएशंस थी। और आगे जाकर इसी डिस्कवरी से एटम के दूसरे पार्टिकल की पहचान हुई, द प्रोटॉन, जो पॉजिटिवली चार्ज था। अब जरा इन दोनों को कंपेयर करते हैं। बच्चों, इस टेबल को ध्यान से देखो, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, चार्ज प्रोटॉन पे +1, इलेक्ट्रॉन पे -1। मैग्नीट्यूड एकदम सेम, बस साइन ऑपोजिट, परफेक्ट बैलेंस। लेकिन मास में जमीन आसमान का फर्क है। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से लगभग 2000 गुना, यानी 2000 टाइम्स हेवियर है। इमेजिन करो, एक हाथी और एक चूहा, इट्स दैट बिग अ डिफरेंस। ये पॉइंट आगे बहुत काम आने वाला है, याद रखना। ऑलराइट, टाइम फॉर अ क्विक रिविजन। चलो इन 3 सवालों के जवाब सोचो। पॉज कर सकते हो इफ यू वांट। पहला, कैनाल रेज क्या है? दूसरा, अगर एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो उस पर कोई चार्ज होगा या नहीं? और तीसरा, हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन? सोच लिया? ग्रेट। कैनाल रेज थी वो पॉजिटिव रेडिएशंस जिससे प्रोटॉन का आइडिया आया। एटम पे कोई चार्ज नहीं होगा, इट विल बी न्यूट्रल, क्योंकि +1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने। वेल डन एवरीवन। ओके, तो अब साइंटिस्ट को ये तो पता चल गया कि एटम के अंदर पॉजिटिव प्रोटॉन्स है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है। द इंग्रेडिएंट्स वर नोन। लेकिन अगला बड़ा सवाल था, ये रहते कैसे हैं? व्हाट्स द अरेंजमेंट? इस चीज को कोई देख तो सकता नहीं था, राइट? यू जस्ट हैड टू इमेजिन इट। और यहीं से शुरू हुई एटम के पहले मॉडल्स बनाने की रेस। और इस रेस में सबसे आगे आए जे थॉमसन, वही साइंटिस्ट जिन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था। उनका लॉजिक बड़ा सिंपल था, भाई जब मैंने एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ढूंढ लिया है तो रेसिपी भी मैं ही बताऊंगा कि पूरा एटम कैसा दिखता है। थॉमसन ने एटम को समझाने के लिए 2 बड़े इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स दिए। पहला था क्रिसमस पुडिंग मॉडल। सोचो, पूरा एटम एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है, अ बिट लाइक द पुडिंग, और उसके अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स ऐसे एम्बेडेड हैं जैसे पुडिंग में ड्राई फ्रूट्स। उनका दूसरा एग्जाम्पल, जो इंडिया में ज़्यादा रिलेटेबल है, वो था वाटरमेलन मॉडल। इमेजिन करो, तरबूज का जो लाल लाल हिस्सा है, दैट्स द पॉजिटिव चार्ज, और उसके अंदर जो बीज फंसे हुए होते हैं वो है इलेक्ट्रॉन्स। कितना सिंपल एनालॉजी है, राइट? तो थॉमसन के मॉडल के की पोस्टुलेट्स क्या थे? बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम्स में जरूर पूछा जाता है। फर्स्ट, एक एटम पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं। एंड सेकंड, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अमाउंट में इक्वल हैं, और इसी वजह से एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये न्यूट्रलिटी वाली बात एक्सप्लेन करना उनके मॉडल की सबसे बड़ी सक्सेस थी। चलो क्विक रिवीजन टाइम फॉर थॉमसन्स मॉडल।
क्वेश्चन 1, उनके मॉडल के बेसिस पे एटम न्यूट्रल कैसे है? एग्जैक्टली क्योंकि टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज के इक्वल है। क्वेश्चन 2, इस मॉडल की 2 मेन लिमिटेशंस क्या थी? ये थोड़ा ट्रिकी है, सोचो। द बिगेस्ट लिमिटेशन वाज कि ये मॉडल आगे के एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इट जस्ट डिडंट फिट द न्यू डेटा। एंड क्वेश्चन 3, वाटरमेलन मॉडल का डायग्राम बना सकते हो? सुपर इजी। एक सर्कल बनाओ, उसमें प्लस साइन स्प्रेड कर दो एंड बीच बीच में माइनस साइंस डाल दो। दैट्स इट। थॉमसन का मॉडल आसान था, लॉजिकल था, लेकिन साइंस सिर्फ लॉजिक पर नहीं, प्रूफ पर चलती है। और अब कहानी में एंट्री होती है अर्नेस्ट रदरफोर्ड की। इनका गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट एटम की स्टोरी का सबसे बड़ा, द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट था। इस एक एक्सपेरिमेंट ने एटम के बारे में सबकी सोच को हिलाकर रख दिया। तो रदरफोर्ड ने क्या सेटअप किया? चलो देखते हैं। उन्होंने फास्ट मूविंग पॉजिटिवली चार्ज्ड अल्फा पार्टिकल्स लिए। याद रखो, अल्फा पार्टिकल्स हैवी होते हैं। फिर उन्होंने इन पार्टिकल्स को फायर किया एक बहुत ही पतली सोने की पन्नी पे, अ गोल्ड फॉयल। ये इतनी पतली थी कि उसकी थिकनेस सिर्फ 1000 एटम्स जितनी थी। अब सोचो, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या थी? थॉमसन के मॉडल के हिसाब से एटम तो एक सॉफ्ट पुडिंग जैसा है, तो हैवी अल्फा पार्टिकल्स को तो सीधा आर पार निकल जाना चाहिए था, मे बी थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट हो जाते, राइट? दैट वाज द एक्सपेक्टेशन। लेकिन जो रिजल्ट्स आए वो उनकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग थे। इट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड। ये साइंस के उन माइंड ब्लोइंग मोमेंट्स में से एक था जब एक एक्सपेरिमेंट आपकी सारी पुरानी थ्योरीज को ट्रैश कैन में डाल देता है। तो उन्होंने देखा क्या? 3 सरप्राइजिंग ऑब्जर्वेशंस। 1, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल गए, जैसे फॉइल वहां थी ही नहीं। 2, कुछ पार्टिकल्स थोड़े से डिफ्लेक्ट हो गए अपने पाथ से। एंड 3, द मोस्ट शॉकिंग वन, बहुत ही कम, लाइक 1 in 12,000 पार्टिकल्स टकराकर 180 डिग्रीज पर बाउंस बैक कर गए। रदरफोर्ड इतने हैरान थे कि उन्होंने कहा, एंड आई कोट, "This was almost as incredible as if you fire a 15-inch shell at a piece of tissue paper and it comes back and hits you. Just imagine that. एक तोप का गोला एक टिश्यू पेपर से टकराकर वापस आ जाए। Impossible, right? इसका मतलब था कि एटम के अंदर जरूर कुछ बहुत सॉलिड और डेंस है। तो इन ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन्स निकले? ये पार्ट एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वेशन 1, मोस्ट पार्टिकल्स सीधे निकल गए। कंक्लूजन, एटम का ज्यादातर स्पेस खाली है, इट्स मोस्टली एम्प्टी। ऑब्जर्वेशन 2, कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए। कंक्लूजन, एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ नहीं है, बल्कि एक बहुत ही छोटी सी जगह में कॉन्सेंट्रेटेड है। एंड ऑब्जर्वेशन 3, बहुत कम पार्टिकल्स बाउंस बैक हुए। कंक्लूजन, ये जो छोटा सा पॉजिटिव सेंटर है ये बहुत डेंस और मैसिव है, और इसी छोटे डेंस पॉजिटिव सेंटर को रदरफोर्ड ने नाम दिया द न्यूक्लियस। दिस वॉज द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड्स का मॉडल ब्रिलियंट था, बट उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम थी। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, जस्ट लाइक प्लैनेट्स अराउंड द सन। पर फिजिक्स का एक रूल है, कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल अगर सर्कल में घूमेगा तो वो एक्सेलरेट करेगा, और एक्सेलरेट करने से वो एनर्जी रेडिएट करेगा, मतलब एनर्जी लूज करेगा। सोचो, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करता गया तो वो धीरे धीरे स्पाइरल बनाता हुआ न्यूक्लियस में गिर जाएगा, एटम तो कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, एटम्स आर स्टेबल। तो व्हाट वाज रॉन्ग? ऑलराइट, लेट्स रिवाइज रदरफोर्ड्स वर्क। क्वेश्चन 1, रदरफोर्ड के हिसाब से न्यूक्लियस में कौन सा पार्टिकल है? द प्रोटॉन, राइट। क्वेश्चन 2, उन्होंने गोल्ड फॉइल ही क्यों सिलेक्ट की? बिकॉज गोल्ड इज हाईली मैलिएबल, उसकी बहुत ही पतली शीट बनाई जा सकती है, perfect for the experiment. And question 3, what was the major drawback of his model? The instability of the atom. वो ये explain नहीं कर पाए कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिर जाता। तो रदरफोर्ड ने एक प्रॉब्लम खड़ी कर दी थी, इंस्टेबिलिटी की। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब स्टोरी में एंट्री होती है एक और हीरो की, नील्स बोर। और इसी टाइम के आसपास एटम का आखिरी मिसिंग पीस भी ढूंढ लिया गया। चलो देखते हैं कि एटम की पिक्चर फाइनली कंप्लीट कैसे हुई। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने आए नील्स बोर। उन्होंने एक ब्रिलियंट आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स हर जगह नहीं बल्कि स्पेशल मैजिक ऑर्बिट्स में घूमते हैं। इन्हें उन्होंने कहा डिस्क्रीट ऑर्बिट्स या शेल्स। और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब तक एक इलेक्ट्रॉन अपने स्पेशल ऑर्बिट में है, इट डज नॉट रेडिएट एनर्जी, वो एनर्जी लूज नहीं करता। इन ऑर्बिट्स को उन्होंने एनर्जी लेवल्स का नाम दिया, K, L, M, N एंड सो ऑन। और बस इस एक आइडिया ने एटम को स्टेबल बना दिया। और फिर 1932 में
जे चैडविक ने एटम का लास्ट सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर किया, एक ऐसा पार्टिकल जिस पर कोई चार्ज नहीं था। इट वाज न्यूट्रल, तो इसका नाम रखा गया न्यूट्रॉन। इसका मास प्रोटॉन के ऑलमोस्ट इक्वल था, मतलब ये भी हैवी था। और ये कहाँ रहता है? न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन्स के साथ। तो अब हमारे एटम की पिक्चर कंप्लीट हो गई है। सेंटर में है न्यूक्लियस, जिसमें रहते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और उसके चारों तरफ स्पेशल शेल्स में घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये टेबल सब कुछ समराइज करता है, इसको डेफिनेटली नोट कर लो। Okay, revision time again. Question 1. Atom kit 3 subatomic particles के नाम बताओ. Easy peasy, proton, neutron, electron. Question 2. Bohr's model net atom की stability कैसे explain की? By proposing discrete orbits जिसमें electrons energy radiate नहीं करते. Good. Question 3. A helium atom has a mass of 4U and 2 protons. कितने neutrons है? Simple math. Mass A equals protons Z plus neutrons. So, neutrons equals 4 minus 2. That's 2 neutrons. Perfect. So, अब हम जानते हैं कि सारे एटम्स इन्हीं 3 पार्टिकल से बने हैं। तो फिर एक कार्बन एटम एक ऑक्सीजन एटम से अलग क्यों है? What makes them different? इसका जवाब इन्हीं पार्टिकल्स के नंबर्स में छुपा है। किसी भी एलिमेंट की पहचान उसकी आइडेंटिटी उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन से होती है। इस नंबर को कहते हैं एटॉमिक नंबर और Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ये समझ लो कि ये एटम का आधार कार्ड नंबर है। कार्बन के हर एटम में हमेशा 6 प्रोटॉन्स होंगे, हमेशा। अगर 7 हो गए तो वो कार्बन नहीं, नाइट्रोजन बन जाएगा। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफाइंस द एलिमेंट, फुल स्टॉप। एटम का सारा मास कहाँ होता है? न्यूक्लियस में, राइट? क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैवी हैं और इलेक्ट्रॉन्स नेग्लिजिबल। तो जब हम टोटल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड करते हैं, हमें मिलता है मास नंबर, जिसे हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। द फॉर्मूला इज सिंपल, A इक्वल्स प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम्स में जरूर पूछा जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस। आइसोटोप्स, एक ही एलिमेंट के एटम्स, क्योंकि एलिमेंट सेम है तो उनका एटॉमिक नंबर Z सेम होगा, लेकिन उनका मास नंबर A डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि उनमें न्यूट्रॉन्स का नंबर अलग होता है। एग्जाम्पल, कार्बन 12 एंड कार्बन 14। आइसोबार्स, ये अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स हैं, तो इनका एटॉमिक नंबर Z डिफरेंट होगा, बट इनका मास नंबर A सेम होता है। एग्जाम्पल, आर्गॉन एंड कैल्शियम, दोनों का मास नंबर 40 है। तो ये आइसोटोप सिर्फ टेक्स्ट बुक की चीज नहीं है, इनके सुपर कूल रियल वर्ल्ड यूजेस हैं। यूरेनियम का एक आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर्स में फ्यूल है, कोबाल्ट का एक आइसोटोप कैंसर के ट्रीटमेंट पे यूज होता है, और आयोडीन का एक आइसोटोप गोइटर के ट्रीटमेंट में। सी, इट्स वेरी प्रैक्टिकल। ओके, न्यूक्लियस की बहुत बात हो गई। लेट्स गो बैक टू द इलेक्ट्रॉन्स। एक एटम दूसरे एटम से कैसे इंटरैक्ट करेगा, रिएक्ट करेगा, बॉन्ड बनाएगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट पर। तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही रैंडमली शेल्स में नहीं रहते, दे फॉलो सम ट्रैफिक रूल्स। इन्हें कहते हैं बोर-बरी रूल्स। रूल 1, हर शेल की एक मैक्सिमम कैपेसिटी है जो 2n² फॉर्मूला से मिलती है, जहां n शेल का नंबर है। रूल 2, द ऑक्टेट रूल, सबसे बाहर वाले शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। रूल 3, पहले अंदर के शेल्स फिल होंगे, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर के शेल्स में जाएंगे। चलो इस 2n² फॉर्मूला को यूज करते हैं। फॉर के शेल n इज इक्वल टू 1, तो कैपेसिटी हुई 2 × 1 स्क्वायर्ड, दैट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। फॉर L शेल n इज इक्वल टू 2, तो कैपेसिटी हुई 2 × 2 स्क्वायर्ड, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स। फॉर M शेल n इज इक्वल टू 3, तो कैपेसिटी हुई 2 × 3 स्क्वायर्ड, दैट्स 18 इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल, राइट? एंड नाउ फॉर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री, वेलेंसी। देखो, हर एटम स्टेबल होना चाहता है, और स्टेबिलिटी का मतलब है अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करना। इस ऑक्टेट को अचीव करने के लिए एटम या तो इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, गेन करता है या शेयर करता है। एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन्स का यह लेना देना या शेयरिंग करता है, वही उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी वेलेंसी होती है। वेलेंसी ही डिसाइड करती है कि एक एटम दूसरे एटम से कैसे रिएक्ट करेगा। तो बच्चों, ये थी हमारी जर्नी। इस टेबल को देखो, अ ग्रेट समरी फॉर रिविजन। थॉमसन के मॉडल में न्यूक्लियस नहीं था, रदरफोर्ड ने उसे डिस्कवर किया और बोर ने उसके मॉडल को स्टेबल बनाया। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स को एम्बेडेड बताया, रदरफोर्ड ने रिवॉल्विंग और बोर ने उन्हें स्पेशल स्टेबल ऑर्बिट्स में डाल दिया। इट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी ऑफ हाउ साइंस इवॉल्व्स।
तो बच्चों, आई होप ये चैप्टर अब आपके लिए क्लियर हो गया होगा। बट जाने से पहले एक क्वेश्चन आपके लिए। हमने पढ़ा कि एटम इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस, 99.99% खाली है। हम, आप, ये फ्लोर सब एटम से बने हैं। तो अगर सब कुछ इतना खाली है तो हम लोग फ्लोर के आर पार क्यों नहीं गिर जाते? Why don't we just fall through it? सोचना इसके बारे में। कीप लर्निंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।